न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। हालांकि आज शनिवार है और चर्चा में जो प्रोग्राम है उसको हम लेकर के आते हैं, किसी न किसी चर्चित व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन आज ऐसा संभव नहीं हो पाया और जिन लोगों से हमने संपर्क किया वो आउट ऑफ सिटी भी थे, वरना बिल्कुल हम आपकी मुलाकात ज़रूर करवाते आज किसी न किसी से। हालांकि आज हमारा जो फोकस है टोटल वो दिन भर चुनाव परिणाम जो रहे, छात्र संघ के जो चुनाव परिणाम थे उन पर फोकस रहा। करौली जिला है, सवाई माधोपुर जिला है, यहाँ से जितने भी परिणाम हमारे पास में आए हैं उन सब का डाटा आज कलेक्ट किया है। तो इस वजह से भी आज का दिन जो है थोड़ा सा व्यस्तताओं भरा गुजरा, लेकिन कुल मिलाकर के आप जुड़िए फटाफट और शेयर भी करते रहिए दिन भर की तमाम खबरें, अपडेट, और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव परिणामों की विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो फटाफट जुड़ते चले जाएँ और शेयर करते चले जाएँ। सर आज स्टूडियो की बजाय हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऑफिस से ही अगर मैं लाइव करूँ तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन भी ज़रूरी है। तो आज स्टूडियो से ना करके और जो ऑफिस है वहाँ से हम कर रहे हैं लाइव, क्योंकि कई बार आप लोग भी ये कहते हैं कि साहब माहौल थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। रोज़ रोज़ स्टूडियो की जो हाई मास्क लाइटें होती हैं ना वो बड़ा परेशान करती हैं साहब, रोज़ाना बड़ी तकलीफ देती हैं। कई बार सिंपल तरीके से भी करते हैं ना तो वो अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जुड़िए फटाफट और शेयर भी करिए। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? लोग कम शेयर कर रहे हैं, है ना। और आज यूट्यूब पर नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ मैं इसके लिए। आज सिर्फ फेसबुक पर ही लाइव है, हम यूट्यूब पर हम आज लाइव नहीं हैं। यूट्यूब पर आपको फिर जैसे ये प्रोग्राम ख़त्म होगा यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जुड़िए फटाफट। आज तारीख है 27 अगस्त और बार है शनिवार। दिन भर की तमाम खबरें, पहले तो मैं राष्ट्रीय लेवल की जो बड़ी खबरें हैं उनसे आपको रूबरू करवा देता हूं। राष्ट्रीय लेवल पर क्या कुछ इन दिनों चल रहा है, देखिए। कांग्रेस के सीट्स पर अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार जो दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार कांग्रेस से किनारा करते जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कल इस्तीफा दे ही दिया। 2022 का अगर आप पैनल उठा करके देखेंगे ना, इतिहास उठा करके देखेंगे, तो कांग्रेस के बहुत सारे कद्दावर नेता थे जिन्होंने 2022 में कांग्रेस छोड़ दी। गुलाम नबी आज़ाद ने कल छोड़ी और उसके बाद में आज उनसे मिलने आनंद शर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंचे हैं। आपको याद होगा आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश की जो चुनाव कमेटी थी उसके अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने भी थोड़ी सी तल्ख टिप्पणी की थी। इसके बाद में मनीष तिवारी जो सांसद भी हैं कांग्रेस के आनंदपुर साहिब से, उन्होंने भी आज थोड़ा सा बयान दिया है इस तरह का कांग्रेस के खिलाफ ही कि हम कांग्रेस में किराएदार नहीं हैं बल्कि कांग्रेस में हिस्सेदार हैं और हमारी बातें लगभग 2 साल से 3 साल से हम आला कमान तक पहुंचाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदरूनी तौर पर नहीं किया है और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। आपको मैं बताऊं कि आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस में हम किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं। हम 23 लोगों ने 2 साल पहले सोनिया जी को चिट्ठी लिख करके बताया था कि पार्टी की स्थिति गंभीर है, चिंताजनक है, इस पर रिव्यू करने की आवश्यकता है, लेकिन इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया और नतीजा ये निकला कि पार्टी सभी चुनावों में हार गई। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी को समीक्षा करने की आवश्यकता है। देखिए कई बार दर्शक भी, आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं सर। आज तो आप और हम मिल बैठ करके आपस में बातें कर रहे हैं, रूबरू होकर के बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं कि साहब बीजेपी या कांग्रेस की आप करते हो। देखिए कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है सर। 55 साल 60 साल जिस पार्टी ने शासन किया हो उस पार्टी के इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता है, उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये सही है कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर समय के अनुसार कोई पार्टी बदलाव नहीं करेगी, कुछ लोगों तक ही सीमित होकर के रह जाएगी, तो फिर उस पार्टी का पतन होना निश्चित है, स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी को इस बात को बैठ करके मंथन करना पड़ेगा कि कांग्रेस ने कितने कार्यकर्ता, कितने लीडर तैयार किए। क्या कर पाए? कभी कांग्रेस पार्टी कभी लीडर ही तैयार नहीं कर पाई। उसकी तुलना में अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे या और पार्टियों को देखेंगे तो कम से कम वो लीडरशिप तैयार कर रही है। ये फर्क है और ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। चाहे राहुल गांधी कितनी ही भारत जोड़ो यात्रा निकाल लें, जब तक वो कांग्रेस को नहीं जोड़ पाएंगे तब तक भारत को जोड़ने से कोई फायदा नहीं, कोई सेंस नहीं है। तो कांग्रेस के पतन के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, खुद कांग्रेस जिम्मेदार है। समय रहते अगर बदलाव करते, कार्यकर्ताओं को मौका देते, अनुभवों की बात सुनते, वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो देते, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का सिस्टम ढंग से चलता रहता। सोनिया जी से राहुल पर, राहुल जी से सोनिया पर, सोनिया जी से राहुल पर, बीच बीच में प्रियंका जी आ जाती हैं। इसके अलावा आपको कोई चेहरा ही नजर नहीं आता। आपने किसी को बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। आपके पास लीडर्स की कमी नहीं थी, मगर आपने लीडर्स को बढ़ने का मौका नहीं दिया। आपने उनमें नेतृत्व क्षमता पैदा ही नहीं की, उनकी क्वालिटी को पहचाना ही नहीं आपने।
आज सचिन पायलट जी आप देख लीजिए, जिस तरीके से आपने उनको हाशिए पर रख रखा है, आप बार बार कह रहे हैं अरे साहब बहुत धैर्य है, बहुत पेशेंस है। कब तक पेशेंस रहेगा और कब तक धैर्य रखेंगे वो? कब तक आपके पार्टी के वफादार बन करके रहेंगे? उन्हीं के साथ थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, छोड़ करके चले गए। बहुत हैं ऐसे युवा चेहरे जो बिल्कुल तन मन से जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन धीरे धीरे सबने बगावत कर दी और सब पार्टी छोड़ करके चले गए, क्योंकि पार्टी अपने वजूद से, अपने अस्तित्व से हट गई, अपने सिद्धांतों से हट गई। तो कांग्रेस पार्टी को खुद को रिव्यू करना पड़ेगा, और सीट्स पर अभी कुछ भी अच्छा कांग्रेस पार्टी में नहीं चल रहा है। तो फिर ध्यान रखिए 2024 के चुनावों में क्या हसन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हरदोई में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। 35 किसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लगभग 35 फीट नीचे नदी में गिर गई और हादसे में 22 लोग डूब गए, जबकि 13 तैर करके बाहर आ गए। किसान मंडी से खीरा बेच करके और लौट रहे थे। हादसा ट्रैक्टर का आगे का पहिया निकलने से हुआ है। मौके पर ग्रामीणों ने मदद की और जितना हो सकता है उतना लोगों को बचाने का प्रयास किया। रेस्क्यू चल रहा है, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे और वहां उन्होंने एनआईए के काम की जमकर के तारीफ की। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है और चुनाव से पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए की ब्रांच होगी, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो तो चुटकियों में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। बड़ी बात अमित शाह ने आज कही है छत्तीसगढ़ में। शेयर करते चलना सर, प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर करना। कल भी बहुत कम लोगों ने शेयर किया था सर। जब आप शेयर नहीं करते ना तो फिर हमारी जो कहानी है ना वो अधूरी रह जाती है। शेयर करो, जम के शेयर करो, रिक्वेस्ट है मेरी ये। और सजा इस देश में वो हो जो दूसरों के लिए उदाहरण बने, संदेश बने और नजीर बने। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली हाई कोर्ट का। दरअसल एक सरकारी टीचर जो था वो कुछ जिंदा कारतूस लेकर के और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया। तलाशी के दौरान वो कारतूस जब मिले तो मामला दर्ज कर लिया गया पुलिस में, एफआईआर दर्ज करा दी गई। और उसके बाद जब आज उसकी पेशी हुई तो अदालत ने उसको सज़ा सुनाई और सज़ा में ये सुनाया कि उसे 1 महीने तक लगातार अब स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, यानी उसको 1 महीने एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा। हुई ना शानदार सज़ा। अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो उसको भी सज़ा यही देनी चाहिए। आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, आज 1 दिन के लिए आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों को ट्रैफिक के नियम बताएंगे, मैसेज देंगे सड़क पर या चौराहे पर खड़ा होकर के। तो इस तरह का होना चाहिए। और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने 2004-05 से लेकर के 2020-21 तक अज्ञात स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया है। जी हां, आप देखिए इनकी इनकम क्या है। इनकम क्या है इनकी? ये कहते हैं बहुत सारे राजनीतिक दलों में साहब जो ऊंचे सीट्स पर बैठे हैं कि साहब इनके पास तो पुश्तैनी है। अरे भाई, बैठ करके खाओगे तो अच्छी अच्छी पुश्तैनी चीजें ढब लग जाती हैं। सोनिया गांधी जी के पास कौन सी नौकरी है? राहुल गांधी जी के पास कौन सी नौकरी है? कौन सी पोस्टिंग है? कहां से सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फिर इनके पास में करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फंड कैसे है? और इसका खुलासा आज एडीआर की रिपोर्ट में हुआ है। इन पार्टियों में कांग्रेस टॉप पर है। 178 करोड़ रुपए का फंड है कांग्रेस के पास में। और जोरदार बात और बताऊंगा मैं आपको इसमें कि इसमें 20,000 रुपए से कम का जो चंदा होता है ना, उसका तो कोई उल्लेख ही नहीं होता। कोई उसका विस्तार या ब्यौरा नहीं होता है कि कहां से आया, कैसे आया ये फंड। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है 100.50 करोड़ रुपए के साथ में भाजपा दूसरी पार्टी है। एडीआर ने 8 नेशनल और 27 क्षेत्रीय पार्टियों के इनकम का डाटा तैयार किया है। और अज्ञात स्रोत का मतलब जिन्हें आईटी रिटर्न में, इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया तो जाता है, लेकिन 20,000 से कम दान देने वालों का कोई खुलासा नहीं होता। यह है मतलब पार्टियों ने जितने भी नियम और कानून बना रखे हैं ना, वो अपने मुताबिक बना रखे हैं। ठीक है ना? पुलिस वेरिफिकेशन के बिना आपकी नौकरी नहीं लग सकती, मगर ये लोग जेल में रह करके भी चुनाव लड़ सकते हैं। आप देखिए, हमारे लिए अगर कोई नौकरी करनी है तो क्वालिफिकेशन अनिवार्य है, इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन अनिवार्य नहीं है। अंगूठा छाप है ना, वो भी देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है किसी प्रदेश का। ये कंडीशन है। लोकतंत्र में लोकतंत्र का गला घोंटने वाले ये नेता हैं जो संसद में या विधानसभाओं में बैठते हैं, अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, जनता के हिसाब से कानून नहीं बनाते हैं। और इसीलिए इनकी बल्ले बल्ले है।
आगे चलते हैं। और अभिषेक जी कह रहे हैं वजीरपुर तहसील के पीलोदा ग्राम पंचायत में खाद की भारी किल्लत चल रही है। ठीक है अभिषेक भाई, वैसे मैंने ना इसको लेकर के पहले चर्चा की थी जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, और आपने अच्छा याद दिलाया है। कल मैं इसको लेकर के एक बार फिर चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने पहले से भी अधिकारियों से बात करके और कहा था कि साहब खाद के लिए आप बिल्कुल प्रयासरत रहें। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है, रहेगा तो ठीक रहेगा। और लगातार आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं सर, लगातार आप लोग शेयर करते रहें ताकि मैं आपके कमेंट्स वगैरह जो है वो भी पढ़ता रहूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यू ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जी हाँ, कल NV रमना का कार्यकाल खत्म हो गया था और 49वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो यू ललित बने। हालांकि इनका कार्यकाल भी ज़्यादा नहीं होगा, ये सिर्फ 74 दिन के लिए मुख्य जो न्यायाधीश है वो बने हैं। 8 नवंबर को ये भी रिटायर हो जाएंगे और 492 लंबित मामलों की सुनवाई इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है शैलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयर कर दिया तो और भी शेयर करें। ठीक है ना, अभी बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। अब बात करते हैं प्रदेश की। राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। और राजस्थान में तो आज सबसे ज़्यादा हलचल रही छात्र संघ चुनावों की, बहुत उठापटक रही साहब। ठीक है ना, और घो हल्ला, जश्न, लाठीचार्ज, हंगामा सब कुछ हुआ और सारे दावे फेल हो गए। कई जगह आंकड़े फेल हो गए। निहारिका जोरवाल, मंत्री मुरारीलाल मीणा की बेटी, आखिर चुनाव हार गई। NSUI से टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ा, सबने समर्थन दिया, करणी सेना ने समर्थन दिया, अलग अलग जातियों और समाजों ने समर्थन दिया। जातिवाद को अलग करके हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट ये निकला कि निर्मल चौधरी को जीत मिली और निहारिका को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। और आपको मैं बताता हूं, इसका पूरा लेखा जोखा भी देंगे हम आपको। 14 यूनिवर्सिटियों में से 450 से ज़्यादा कॉलेजों में चुनावों के परिणाम आज आए। शेयर करते चलो आप लोग, जोड़ते चलो लोगों को, और बड़ी दिलचस्प जो कहानियां हैं आगे की वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। 14 में से 5 में ABVP ने जीत दर्ज की है, वहीं शेखावटी और जोधपुर में SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बाजी मारी है, और 2 जगह निर्दलीय जीते हैं। यानी NSUI का सूपड़ा साफ हो गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलीय निर्मल चौधरी, अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में ABVP के महिपाल गोदारा, उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में ABVP के कुलदीप सिंह, बीकानेर में ABVP के लोकेंद्र ने जीत दर्ज की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्मल चौधरी व निहारिका के बीच में कड़ी टक्कर रही। लगातार हमारी भी जो नज़र है वो बनी रही चुनाव परिणामों पर, और त्रिकोणीय मुकाबला रहा। कई बार ऐसा हुआ, एक बार तो खबर ये भी आई कि साहब 2000 वोटों से निहारिका जोरवाल जो है आगे चल रही थी। ऋतु बराला ने भी बीच में टक्कर दी, लेकिन आखिर में जब 1 बजे बाद में आखिरी दौर के आखिरी राउंड की जब वोटिंग हुई तो 1350 वोटों से जीत हासिल की निर्मल चौधरी ने। और आपको मैं बताऊं, एक और मामला जो आया है वो भी बड़ा चौंकाने वाला आया है। निहारिका जोरवाल की पूरी चुनावी कैंपेनिंग को लीड कर रहे थे पूर्व छात्र नेता नरेश मीणा। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह जम करके वो मेहनत कर रहे थे, जम करके अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने एक टेंशन और बढ़ा दी निहारिका की, और टेंशन ये बढ़ा दी कि सोशल मीडिया पर 5 लाख रुपए के साथ में वो नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है खुद कि साहब मुझे चुनाव कैंपेनिंग की जिम्मेदारी देते हुए जबरदस्ती 10 लाख रुपए दिए गए थे निहारिका जोरवाल के द्वारा कि आपकी जिम्मेदारी है पूरे चुनाव को मैनेज करने की। नरेश जी, आपने मुसीबत बढ़ा दी। लिंग 2 कमेटी के अनुसार या नियम के अनुसार 5000 से ज्यादा तो आप वोटों चुनावों में खर्च ही नहीं कर सकते, और आपने बयान दिया है कि 10 लाख रुपए मुझे उन चुनावों को मैनेज करने के लिए दिए गए थे, इनमें से शेष जो 5 लाख रुपए बचे हैं वो मैं लौटाने जा रहा हूं। इसका जब ब्यौरा दिया जाएगा, ये चीजें जब निकल करके सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं निहारिका जोरवाल की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ेंगी। आपने आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन जो है वो किया है, और ये सिद्ध होता है आपके खुद के बयानों से।
नरेश मीणा ने कहा कि नहीं, मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि साहब मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है और मैं इस काम को नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जबरदस्ती 10 लाख रुपए दिए गए थे निहारिका जोरवाल के पूरे चुनावी कैंपेन को मैनेज करने के लिए। शेयर करते चलें आप लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। बात करते हैं निहारिका जोरवाल की। देखिए, कल उनका एक भाषण मीडिया के सामने जब वो दे रही थी तो मुझे एक तो उनके विचार बहुत अच्छे लगे, सोच बहुत बढ़िया है उनकी, जातिवाद है, और सबसे बड़ी बात है कि परिवार से अलग हट करके उन्होंने संघर्ष की राजनीति को चुना। उनका ये कहना था कि मेरे मदर फादर परिवार वाले सब मेरे खिलाफ थे। क्यों? कि एनएसयूआई जो है कांग्रेस का हिस्सा है और कांग्रेस से या एनएसयूआई से बगावत करके मैं चुनाव लड़ रही हूं, तो इससे मेरे घर वाले खुश नहीं थे। शेयर करते चलें। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने ना पिता का सहारा लिया, ना माताजी का सहारा लिया, ना किसी राजनीतिक दल का सहारा लिया, केवल अपने दम पर, अपने छात्र संघर्ष के दम पर मैं ये चुनाव लड़ रही हूं और मुझे भरोसा है कि मैं जीत जाऊंगी। हालांकि उनको हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन निहारिका जोरवाल को भी हम बधाई देंगे। संघर्ष अच्छा किया, जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग की, जिस तरीके से उन्होंने इस चुनाव को लड़ा, वो काबिल तारीफ है। निर्मल चौधरी की अगर बात करें, निर्मल चौधरी की गिनती शांत और सौम्य उम्मीदवारों में होती है। किसान पुत्र हैं, शुरू से छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, छात्रों के मुद्दे उठाते रहे हैं, और आज भी उन्होंने जीतने के बाद में बयान दिया कि यहां जो टीचर हैं, कॉलेजों में जो लेक्चरर और प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैनेजर बनकर के बैठे हैं। नियमित क्लास हैं, चलनी चाहिए। स्टूडेंटों के हितों के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, लेकिन कॉलेजों में जो परंपराएं पहले से चलती आ रही हैं, अब उनको बदलने का वक्त आ चुका है। यह कहना था निर्मल चौधरी का। आगे बढ़ते हैं, और आपको अगर मैं वोटों का आंकड़ा बताऊं तो निर्मल चौधरी को 4043 वोट मिले। शेयर करते चलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं, निर्मल चौधरी को 4043 वोट मिले, निहारिका को 2578 वोट मिले, ऋतु बराला को 2010 वोट मिले, और नरेंद्र यादव को 988 वोट मिले, और 1350 वोटों से जीत हासिल की निर्मल चौधरी ने। लास्ट की राउंडिंग में जब वो बड़ा बनती चली गई ना, तो फिर वो बनती चली। उधर महाराजा कॉलेज में संदीप गुजर ने बाजी मारी, और कॉमर्स कॉलेज जो था उसमें आदित्य शर्मा जो है वो अध्यक्ष बने हैं। आगे की अगर मैं बात करूं खबरों की, तो गहलोत कैबिनेट की भी आज अहम बैठक हुई, बाढ़ और लंपी पर चर्चा हुई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज निकल करके आई, कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2013 को मंजूरी मिल गई है, और इस भर्ती प्रक्रिया में 4000 पदों पर सहमति बन चुकी है। लेकिन जिन्होंने पहले आवेदन किया था वही इसके लिए पात्र होंगे, नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। अब बात करते हैं करौली जिले की। यहां का भी पूरा चुनावों का गणित बताऊंगा मैं आपको, शेयर करते चलो, लेकिन आप शेयर बहुत कम लोग कर रहे हैं। करौली जिले में चुनावों की क्या उठापटक रही बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सीएम गहलोत आज बाढ़ प्रभावित मंडरायल क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। कल करने वाले थे, लेकिन वो अधिक वर्षा के कारण उनका जो हेलीकॉप्टर है उसने उड़ान नहीं भरी, और वो सिर्फ धौलपुर से ही वापस लौट गए, वरना उनको मंडरायल जाना था। खैर, आज वो मंडरायल पहुंचे, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, आश्वासन दिया सबको कि सरकार आपके साथ खड़ी हुई है और आप बिल्कुल टेंशन ना करें, हर संभव मदद आपको दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा उनके साथ में रहे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट जो चीज निकल करके सामने आई, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने उनका हेलीपैड पर स्वागत किया, और रमेश मीणा ने प्रमुख रूप से कुछ मांगे रखी सीएम गहलोत के सामने। एक तो महुआ से और चंबल तक नेशनल हाईवे स्वीकृत हो, नेशनल हाईवे बने। इसके अलावा भांकरी, भरतूण और बूकणा में पीएससी की स्वीकृति मिले, ये उन्होंने मांग रखी है। और उन्होंने जो मांग रखी है, एक और इको सेंसिटिव एरिया जो है उसकी परिधि 10 किलोमीटर से घटा करके 1 किलोमीटर कर दी जाए, ताकि विकास के काम वहां हो सकें। इनको लेकर के सीएम गहलोत ने आश्वासन दिया है कि देखिए, महुआ से लेकर के और चंबल तक जो सड़क की बात है, नेशनल हाईवे की बात है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को चिट्ठी जरूर लिखूंगा। पीएससी की मांग है या और कोई मांग है, तो आगामी बजट में 4 महीने के अंदर अंदर मैं आपकी सभी जो मांगे हैं वो पूरी कर दूंगा, ये आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री गहलोत ने। ग्रामीणों से मुलाकात भी की और उनका दर्द भी जाना,
साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी प्रकार की कोई समस्या लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सीएम गहलोत ने विधायक और मंत्री रमेश मीणा की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने लोगों से कहा कि आपका सौभाग्य है कि आपको एक भक्त प्रवृत्ति वाला और सक्रिय विधायक मिला है जो हमेशा आपके साथ में खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं छात्र संघ चुनावों की। करौली जिले से क्या सरगर्मियां हैं, शेयर करते चलो सर। छात्र संघ चुनावों की पूरी तैयारी और पूरा परिणाम जो है वो मैं आपको बता रहा हूं पूरे करौली जिले का। करौली, मंडरायल और मासलपुर में निर्दलीय जीते, जबकि सपोटरा में एनएसयूआई समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई। करौली में निर्दलीय लोकेश मीणा 45 वोटों से जीते। सपोटरा में एनएसयूआई समर्थित मुकेशी बाई मीणा ने निर्दलीय निशा को 120 वोटों से हराया। और मासलपुर में अभिषेक मीणा ने बाजी मारी। मंडरायल में निर्दलीय अंकेश मीणा 35 वोटों से जीते। मासलपुर आगे जो ये लेखा जोखा है ये करौली जिले के वोटिंग का है। हिंडौन में एनएसयूआई के अंकुर मीणा ने एबीवीपी के सौरभ जाटव को 155 वोटों से शिकस्त दी। तो कुल मिलाकर के निर्दलियों का बोलबाला जो है वो ज्यादा रहा। मासलपुर पुलिस ने 18 अगस्त को साधु रामदास महाराज से मारपीट कर नकदी छीनने के आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मदन सपेरा, सुरेश सपेरा और मुकेश सपेरा निवासी कैलाश नगर हिंडौन सिटी को गिरफ्तार किया है और उनसे चोरी का माल भी बरामद किया, जब्त किया है। तो मासलपुर पुलिस ने एक कार्रवाई भी की है। मोनू कुमार प्रजापत कह रहे हैं लाइट क्यों नहीं आ रही है, ये तो लाइट वालों से पूछो साहब। अब तो लाइट कम से कम आनी चाहिए, बरसात खूब हो गई, अब तो पानी की कोई कमी नहीं है। अब भी लाइट की कहाँ वो चल रही है कमजोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले की। हमारे जिले से क्या कुछ खबर है और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इन चुनाव परिणामों में क्या चीज निकल करके छन करके सामने आई है। बिल्कुल, और आप खुद इस चीज से सहमत होंगे कहीं ना कहीं। पहले सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो जिले के 10 जिलों में से 10 कॉलेजों में से 7 में एबीवीपी ने बाजी मारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 7 में बाजी मारी है, जबकि 3 में निर्दलीय जीते हैं। 10 कॉलेजों में शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है माधोपुर में, उसमें निर्दलीय सन्नी सैनी 43 वोट से जीते और सपना जेलिया को हराया। इसके अलावा कन्या महाविद्यालय में जो गवर्नमेंट कॉलेज है गर्ल्स का माधोपुर में, उसमें एबीवीपी की सावित्री गुजर ने खुशबू बैरवा को 16 वोटों से हराया। खंडार में एबीवीपी का पूरा पैनल जीता। श्यामलाल गुजर ने निर्दलीय विष्णु चौधरी को 16 वोटों से हराया। मलारना डूंगर में एबीवीपी की मीनाक्षी गुजर ने एनएसयूआई के मोहम्मद अकरम अमन को 6 वोटों से शिकस्त दी, मात्र 6 वोटों से। संस्कृत कॉलेज चौथ का बरवाड़ा, अगर वहां की बात करें तो एबीवीपी सभी पदों पर विजय रही है और विक्रम गुजर जो हैं वो अध्यक्ष बने हैं। बौली में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय दिलखुश ने मक्खन को 100 वोटों से हराया। बौली के ही टैगोर पीजी कॉलेज में निर्दलीय जितेंद्र वर्मा 42 वोटों से जीते। संस्कृत कॉलेज बौली में एबीवीपी के महेंद्र गुजर ने निर्दलीय प्रसन्न बाई को 75 वोटों से हराया। बात करें बामनवास की, बामनवास में एबीपी के धीरज मीणा ने एनएसयूआई के आकाश मीणा को 3 वोटों से हराया, मात्र 3 मतों से। तो एबीवीपी का परचम लहराए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सवाई माधोपुर जिले से। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की तीसरी खेप रैक आज पटरियों पर उतरी। जी हां, यह ट्रेन 180 की स्पीड से कोटा और नागदा के बीच में चली और इसका ट्रायल सफल रहा। ट्रेनों की स्पीड अब तेजी से जो है रेल मंत्रालय बढ़ा भी रहा है और सुविधाएं भी बढ़ा रहा है, लेकिन ट्रेन भी बढ़ानी पड़ेगी। पैसेंजर ट्रेनें बढ़ानी पड़ेंगी। हमारे यहाँ तो बहुत सारी ट्रेनें जो पहले चला करती थी सब बंद पड़ी। बीच में खबर आई थी कि बहुत जल्दी इनको शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तो कोई ऐसी दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा कि ये ट्रेनें चालू हो जाएंगी। और इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका निर्माण पूरी तरह भारत में हुआ है। कोई भी पार्ट इंडिया से बाहर से नहीं मंगाया गया है।
सारा सब कुछ असेंबल भारत में हुआ है, सारा प्रोडक्शन भारत का है। मेक इन इंडिया के तहत ये ट्रेन बनाई गई है। आत्मनिर्भर भारत। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे यहां से क्या हुआ देखिए साहब, मनीष जाटव को समर्थन मिलता चला गया, एसटी वर्ग ने पूरा समर्थन दे दिया, एसटी एससी एक हो गए, बता रहे थे साहब हम एकता दर्शा रहे हैं जातिवाद से परे हट करके। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि गंगापुर सिटी पीजी कॉलेज जो है वहां से सपना गुजर ने बाजी मारी और मनीष जाटव को 31 वोटों से हराया। सपना को 324 वोट मिले, जबकि मनीष जाटव को 293 वोट मिले। सभी जीते हुए प्रत्याशी एबीवीपी के ही थे, सारा पैनल। प्रत्याशियों को शपथ दिला करके और फिर उनको प्रमाण पत्र दिए गए। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, जितने भी आपने चुनाव परिणाम देखे हैं, स्पेशली मैं सवाई माधोपुर के चुनाव परिणामों की अगर बात करूं, मैक्सिमम जो अध्यक्ष बने हैं वो गुर्जर समाज से बने हैं। गौर करना इस बात पे और लिस्ट निकाल करके देख लेना। मैक्सिमम जो अध्यक्ष बने हैं वो गुर्जर समाज से बने। गुर्जर समाज के बेटे और बेटियां जो हैं वो अध्यक्ष पदों पर काबिज हुए हैं। दूसरी बात यह है कि छात्र राजनीति में जातिवाद का जहर नहीं घोला जाना चाहिए। प्रयास किया गया था सर, मैं बिल्कुल दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, प्रयास किया गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि छात्रों ने विवेक से काम लिया, काम को देखा, व्यवहार को देखा और इस हिसाब से ही वोट दिए। आने वाले चुनावों में, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, अपना जातिवाद और अपना क्षेत्रवाद इसको उठा करके ताक पे रख देना। गया वो टाइम, राजनीति में बदलाव का वक्त है, लोकतंत्र में बदलाव का वक्त है। गलत व्यक्तियों को चुनोगे, अयोग्य व्यक्तियों को चुनोगे, जातिवाद या क्षेत्रवाद के नाम पर चुनोगे तो तिल तिल करके लोकतंत्र को मरता हुआ देखोगे। ये आप भी जानते हो, महसूस भी कर रहे हो। आने वाले चुनावों में अब जातिवाद और क्षेत्रवाद का कोई महत्व नहीं रहना चाहिए। ये सबको डिसाइड करना पड़ेगा सर। विकास की राजनीति हो, छात्रों के मुद्दे हों, छात्रों के हित हों, छात्रों के लिए संघर्ष की बात हो, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उचित रहता। लेकिन जिन्होंने जो भी बात की है, जो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं, चुनावों में खूब पैसे का भी दुरुपयोग हुआ है, आचार संहिता की भी खूब धज्जियां उड़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये है, गुर्जर समाज के जो बेटे बेटी हैं उन्होंने ज़्यादा बाजी मारी है। सवाई माधोपुर जिले का जो विश्लेषण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की अगली खबर। CBEO जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं देवीलाल मीणा, आज उन्होंने कई स्कूलों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उनको कई नियमितताएं मिली। बिनेगा में 14 जो कर्मचारी थे उनमें से 7 छुट्टी पर थे, केवल 3 टीचर जो हैं वो मौके पर मिले हैं और 4 ऐसे थे जो बिना सूचना के गायब थे। सरकारी स्कूलों का ढर्रा बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। अधिकारियों को सख्ती से काम लेना पड़ेगा। नोटिस जारी करने से कुछ नहीं होता। बार बार आप नोटिस जारी कर देते हो, कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। इनको घर बैठाओ कुछ दिन के लिए, तनख्वाह भी काटो और इनको घर बैठाओ, जरूरी है। दूसरी बात, सिर्फ कार्मिकों पर ही गाज नहीं गिरनी चाहिए, उन अधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए जिन विद्यालयों की स्थिति इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में खराब है, गंदगी है, खेल के मैदान नहीं है, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे अधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए जो इनकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। जरूरी है, सिक्के का एक ही पहलू मत देखो आप। विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधारना पड़ेगा, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक निवेदन मेरा सभी दर्शकों से जो प्रोग्राम देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और ज्यादा ज्यादा शेयर करना। कल आपकी खबर आएगा, देसी भाषा में हम बात करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, फिर निवेदन कर रहा हूं, 3 दिन से लगातार मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। आपकी ग्राम पंचायत में ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर के क्या तैयारी चल रही है, क्या स्थिति है,
क्या दुर्दशा है, क्या व्यवस्था है, फोटो खींचो, वीडियो बनाओ और हमारे पास भेजो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये छोटा आयोजन नहीं है। प्रदेश भर के 30 लाख खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 8 साल से लेकर के 80 साल तक के परंपरागत खेल खेले जाएंगे। 40-50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है इसका। सरकार बहुत लंबे टाइम से इसकी तैयारी कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है। और स्थिति क्या है, ये तो धरातल पर जाकर के पता चलेगा ना। आप करो ये काम। आपके यहाँ के जो BLO हैं या आपके यहाँ जो प्रिंसिपल है उनको प्रभारी बनाया गया है, शारीरिक शिक्षकों को प्रभारी बनाया गया है, ग्राम पंचायत के सरपंच को इसमें शामिल किया गया है। देखो मैदानों की स्थिति क्या है। और सरपंचों से भी मेरा ये निवेदन है, रिपोर्ट भेजो हमारे पास। कुछ सरपंचों ने भेजना शुरू कर दिया है। सेवा के सरपंच ने हमारे पास रिपोर्ट भेज दी है। कस्बा शहर के जो सरपंच है उन्होंने हमारे पास रिपोर्ट भेज दी है। इतने खेल हैं, इतने खिलाड़ी हैं सर, और इस तरह का हम आयोजन करवाएंगे। बाद में जब हम धज्जियां उड़ाएंगे ना तो आपको शायद बुरा लगेगा। तो हमारा निवेदन है ग्रामीण जो हैं उनसे, दर्शक जो हैं उनसे, भेजो आप रिपोर्ट हमारे पास में, फोटो खींच करके भेजो। क्या तैयारी चल रही है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे ये लोग, या सिर्फ फॉर्मेलिटी तो पूरी नहीं की जा रही है इन खेलों के नाम पर। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। पिलौदा से बहुत सारे दर्शक हैं, इनके गुनाबज्जी हैं, वो रोजाना एक कमेंट करते हैं, साहब वजीरपुर क्षेत्र में वाहन व्यवस्था, यातायात व्यवस्था जो है, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैंने पहले भी निवेदन किया और आपसे फिर कह रहा हूं, आप लोगों ने इसके लिए कितने ज्ञापन दिए, आपने इसको लेकर के कब विधायक महोदय से मुलाकात की। कमेंट मीडिया के माध्यम से करके इतिश्री कर लेना, यह कोई ऑप्शन नहीं है, यह कोई इलाज नहीं है। सामने तो आना पड़ेगा आपको। आप अपनी मांग तो रखो। लोकतंत्र ये हक है सबको बोलने का। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जो वाजिब मांग है उसको उठा क्यों नहीं रहे? पिलौदा का आपका जो अटल सेवा केंद्र है, जिसकी क्या स्थिति हो रही है, क्या वहां के सरपंच को नजर नहीं आता? क्या वहां के ग्रामीणों को नजर नहीं आता? युवाओं ने वहां टीम बना रखी है, विकास समिति बना रखी है। कोरोना के टाइम बहुत शानदार काम किया है। खंडीप, मोचा, ये पिलौदा, यहां जो विकास समिति युवाओं ने बना रखी है, सरकारी कर्मचारियों ने फंड देकर के बना रखी है। काम क्यों नहीं करती वो विकास समितियां? क्यों नहीं सामने आते हो? आइए, ज्ञापन दीजिए, मांग उठाइए, मुद्दा उठाइए। विकास के कामों को लेकर के मैंने आज तक किसी को ज्ञापन देते नहीं देखा भाई साहब। बड़ा दुख है मुझे इस बात का। विकास के नाम पर कोई ज्ञापन नहीं दिया जाता। सड़क नहीं है साहब, बननी चाहिए 7 दिन में, 15 दिन में। स्पष्ट बताइए क्यों नहीं बन रही है? कब बजट आएगा, कब स्वीकृत करोगे? पूछा आज तक? नहीं पूछा। थोती राजनीति कर लेते हैं, थोती नेतागिरी कर लेते हैं। किसी भी नेता के पिछलग्गू बन जाते हैं, किसी भी नेता का झंडा लेकर के चल देते हैं। नेताओं की गरज आपसे सिर्फ तब तक है जब तक उनका चुनाव है और वोट है। उसके बाद में आपसे कोई लेना देना नहीं है। दोबारा 5 साल बाद में जब दोबारा चुनाव में उतरेंगे, वोटों में उतरेंगे ना वो, तब आपको संभालेंगे। हाँ बोल, तब रेबड़ियां मटेंगी। फिर ले जाओ कुछ भी उनसे, फिर मना नहीं करेंगे वो। लेकिन 5 साल किस्तों में खुशियां मिलती हैं आम आदमी को। तो मेरा निवेदन है लोगों से भी कि आप जागरूक बने सर, अपने हक की लड़ाई, अपनी आवाज तो बुलंद करें कम से कम। ठीक है, हम अपने लेवल पर प्रयास करते हैं, लेकिन काम तो इन्हीं को करना है। अधिकारियों को काम करना है, विधायकों को काम करना है, पार्षदों को काम करना है, सरपंचों को काम करना है। अगर इनको काम नहीं करना तो फिर इनको चुना क्यों था? क्यों चुना था? क्यों इनको वोट दिए थे? जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, बेवकूफ बन जाते हैं। आज फलानी जगह क्या होता है जन सुनवाइयों में, मुझे बता दीजिए, आप बता दीजिए। सीएलजी की मीटिंग होती है, सीएलजी की मीटिंग जो होती है वही तो सदस्य बार बार, ना उनका पैनल दोबारा से बनता, ना उनका रिव्यू किया जाता। चाय नाश्ता किया और वापस घर लौट गए। क्या होता है सीएलजी की मीटिंगों में? आज तक जितनी मीटिंग हुई उनमें जितनी मांग रखी गई, उनमें से कितनी मांग ऐसी हैं जो धरातल पर उतरी हैं, पुलिस प्रशासन ने या प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस पर अमल किया हो या कार्रवाई की हो? फिर क्या फायदा है? फिर क्या फायदा है?
नियम ऐसे बना रखें कि आम आदमी का जीना दुश्वार है। 33,000 केवी की लाइन गंगापुर में कई कॉलोनियों में होकर के गुजर रही है। आपको याद होगा 3-4 महीने पहले जो हादसा हुआ था, एक विद्यालय के ऊपर होकर के गुजर रही थी, वहां एक मजदूर था अलीगंज का, जिसकी दर्दनाक मौत हुई थी उसकी चपेट में आने से। हो हल्ला खूब किया आप लोगों ने, क्या हटाई? कितने लोगों ने आंदोलन करा? बैठ गए ना शांत? कितनी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कितनी अंडरपास की पुलियां हैं जिनमें पानी भरा पड़ा है। पैसे की बर्बादी हो रही है और जनता के काम नहीं हो रहे, जनता को राहत ही नहीं मिल पा रही है, और जनता आराम से बैठी है, बिल्कुल शांत बैठी है। या तो अखबार में खबरें आ जाती हैं या चैनल पर न्यूज चल जाती है, दैट्स इट। अब जो करेगा वो मीडिया करेगा, हमें क्या लेना देना, हमने तो कह दी, बढ़िया कह दी, तो फिर आराम से रहो ना, मस्त। क्यों चिल्लाते हो, क्यों बोलते हो, क्यों मांग करते हो? इन चीजों में ध्यान देना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। ढूंढने जाओगे तो इतनी कमियां मिलेंगी सर। और आदमी को बड़ी बड़ी, ठीक है बजट का मामला है या कोई और मामला है, भाड़ में जाने दो, छोटे छोटे काम तो कर दो। 4 महीने से सुनते आ रहे हैं गंगापुर की सड़कों के लिए बजट पास हो गया साहब, फंवारे से लेकर के और स्टेशन तक सड़क बनेगी साहब। विधायक महोदय ने उद्घाटन भी कर दिया, कहाँ हैं? गड्ढे तो भरे ना जा रहे, मच्छर खा रहे हैं, फॉगिंग नहीं हो रही, दवाओं का छिड़काव नहीं हो रहा सर। ये बजट जाता कहां है? ये सुविधाएं मिलती किसको हैं? लोग जी थोड़ी रहे हैं, तिल तिल करके मर रहे हैं, जिंदा नहीं है लोग, तिल तिल करके मर रहे हैं। कोई सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, किसी ने सरकारी जमीन पे फसल बो दी। उगाड़मल बालाजी के लोग कल मेरे पास में आए थे, कई ज्ञापन दे चुके हैं, 2-2, 3-3 बार साहब तहसील के अधिकारी पहुंच गए, कार्रवाई के नाम पर बस लीपापोती करके वापस आ जाते हैं। और शमशान घाट के रास्ते में बाजरा बो रखा है। अब तो साहब कुछ नहीं हो सकता, इसका सीमा ज्ञान करेंगे, फसल कटेगी तब सीमा ज्ञान होगा। अरे तुम्हारे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है क्या ये रास्ता? तुम्हारे रिकॉर्ड में दर्ज है ना शमशान घाट पे जाने के लिए रास्ता है कि नहीं है? मैंने मालूम किया, मैंने सवाल जवाब किए अधिकारियों से और बोला हाँ साहब है। मैंने कहा अगर कल को कोई मौत हो जाती है तो ये लोग शमशान घाट कैसे लेकर के जाएंगे? आप गए थे, आपने क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की। अधिकारी हो तुम, सरकार के नुमाइंदे हो, कैसी बाजरा कैसी सरसों, चलवा दो ना जाकर के जेसीबी, हटाओ इसको। सरकार का रास्ता है, सरकार जब चाहे तब ले सकती है। नहीं साहब, पहले फसल कटेगी, उसके बाद सीमा ज्ञान होगा, और तब तक कोई मर गया तो ताज्जुब की बात होती है। मतलब बताइए आप, कानों पे जू नहीं रेंगती अधिकारियों के? आंखों के सामने सब कुछ होता रहता है, पूरा भ्रष्टाचार जो है ना वो आंखों के सामने होता रहता है, मगर अधिकारी चुप्पी साध करके बैठे रहते हैं। बिना आयुक्त के नगर परिषद चल रही है 8 महीने से, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। बिना एसडीएम के हमारा गंगापुर चल रहा है। जवाहरलाल जी आगे, उसके बाद कसाना जी आगे, उसके बाद फिर जवाहरलाल जी आगे। हद हो गई, कोई सोचने सुनने वाला समझने वाला ही नहीं है। गंगापुर की कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें नलों में कनेक्शन हो गया, पानी नहीं आ रहा, बीच बीच में गलियां छोड़ दी, अब कहीं कनेक्शन दे रहे हैं कहीं नहीं दे रहे। कौन सा सिस्टम है? किस तरीके से चल रहा है शासन, ये तो बता दो। किस तरीके से शासन प्रणाली चल रही है? किस तरीके से लोगों के काम हो रहे हैं? या जनता को सिर्फ फुटबॉल बना करके छोड़ रखा है आप लोगों ने? बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं, महूकला अंडरपास बनेगा साहब, मामला शांत। विधायक साहब कहते हैं हमने 9 करोड़ 40 लाख दे दिए साहब रेलवे को। रेलवे से पूछते हैं तो हमारे पास में डीपीआर और जो सर्वेक्षण है इनके लिए 20 लाख रुपए आए, कोई 9 करोड़ 40 लाख नहीं आए। बताओ आप, कौन सही है कौन गलत है भगवान जाने। जनता सिर्फ गलतफहमी में जिंदगी जी रही है, गफलत की जिंदगी जी रही है। विधायक साहब ने उद्घाटन कर दिया, बोले साहब फवारे से लेकर के स्टेशन तक का रोड बनेगा और इसको एलएनटी बनाएगी। एलएनटी क्यों बनाएगी?
एलएनटी क्यों बनाएगी? एलएनटी क्यों बनाएगी? और एलएनटी बनाएगी तो एलएनटी के लिए फंड कहां से आएगा बनाने के लिए? कहां से काट छांट करोगे आप बताओ मुझे। पीडब्ल्यूडी के पास तो आपने प्रस्ताव भेजा नहीं है। बड़ी बड़ी अखबार में सुर्खियां आई थी, हेडलाइन आई थी कि अब जितने भी बाढ़ है गंगापुर के वो सब चमन हो जाएंगे। यहां तो दुर्दशा ज्यादा हो रही है, चमन कहां से होंगे? गई बारिश और क्या है? बारिश का रोजना आप लोग रो रहे थे सर, बारिश खत्म होते ही तुरंत सड़कों का काम चालू हो जाएगा। करो करो ना, गई बारिश और क्या है? मर जाएंगे लोग जब करोगे क्या? कि सिर्फ चुनावी नाटक तो नहीं है कि ये तो कह दो दुनिया से, जनता से साफ कह दो, जैसे गोपाल भाई स्लेटर ने कहा कि मैं पागल नहीं हूं जो पैसे ही पैसे खर्च करूंगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे पैसा खर्च करूंगा, वोट लूंगा जनता के। कह दो ना, साफ कह दो, क्या दिक्कत है? कि साहब चुनावी स्टंट है, बाकी है कुछ नहीं, ढेले पल्ले। ये कंडीशन इस समय गंगापुर सिटी में चल रही है। और मेरा तो यही निवेदन है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जनता जब तक अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगी, जनता जब तक सवाल नहीं करेगी, मेरे भाइयों कोई काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। निकलो उस मानसिकता से बाहर जो जातिवाद से प्रेरित है, जो क्षेत्रवाद से प्रेरित है। सही को सही कहना सीखो और सही कहने वालों की ताकत बनना सीखो, वरना ये जो चल रहा है ना, ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। बिल्कुल अभिषेक भाई सही कह रहे हो आप, थक गए होंगे आप। चप्पलें घिस जाती हैं लोगों की, चक्कर लगाते लगाते, ये ऑफिसों के काम ही नहीं होते लोगों के साथ। ठीक है, पीलोदा में बिजली के बिल, आजकल तो बिजली के बिल स्कैन होकर के ऑन स्पॉट ही दिए जाते हैं, तो फिर मनमानी कैसे होगी उनमें? थोड़ा सा देखना इस मामले को, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर बैठे ही बिल पहुंच रहे हों। ग्राम बिदरवा, बिदरवा कौन सा ग्राम आ गया भाई? बिदरख्या तो नहीं है? ग्राम बिदरख्या में मुनेश कुमार जी कह रहे हैं आज तक कभी भी किसी अधिकारी ने प्राथमिक स्कूल को चेक नहीं किया, स्कूलों में पढ़ाई चलती है कि नहीं चलती है। आप करो ना, अरे क्यों अधिकारियों के भरोसे बैठते हो? जाओ ना स्कूल में। उन्होंने भी तो विकास, स्कूल से की भी तो एक विकास समिति होती है। हम जागरूक नहीं है, यही तो समस्या है, हमारे पास जानकारी नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। क्यों नहीं जाते हो? मेरे बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हकीकत बता रहा हूं मैं, तो महीने में कम से कम 3 बार जाता हूं मेरे बच्चों के स्कूल में। ये सोच लो सब कि नहीं मुझे तो जाना है मेरे बच्चों के स्कूल में, देखना है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, देखनी है वहां की पढ़ाई, नहीं हो रही तो सवाल जवाब करने प्रिंसिपल साहब से। यार सारा काम सरकार के भरोसे छोड़ दोगे क्या? तुम भी तो जागरूक नागरिक बनो। मेन बात तो ये आ रही है ना कि हम टाल रहे हैं एक दूसरे पे, दैट से यही तो चल रहा है। और चल क्या रहा है? जाओ मालूमात करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सेंसिटिव होना पड़ेगा, गंभीर मुद्दों पर सोचना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। अधिकार है आपका, समझते हो तो, ना समझो तो क्या कह सकते हैं सर। चल रहा है वैसे चल रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से, बुलंद तरीके से आपकी आवाज उठा रहे हैं, अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ काम हो भी रहे हैं, कुछ नहीं भी हो रहे, क्योंकि करना तो इनको है, हमको थोड़ी करना है। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हम आपके मुद्दे, आपकी समस्याओं को बिल्कुल उठाएं। आज भी मैंने एएसपी साहब से मुलाकात की थी, उनसे कहा था कि सर ये चोरियों को लेकर के एक दिन गंगापुर में ऐसा नहीं जाता जो वाहन चोरी ना हो रहे हो, मोटरसाइकिलें चोरी ना हो रही हो। बहुत दिन हो गए साहब पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, कोई बड़ा खुलासा कर ही नहीं पा रही है पुलिस। ऐसे कैसे चोर हो गए कि रोजाना चोरी हो रही है, एक दिन में 3-3, 4-4 ताले टूट रहे हैं, गांवों में भी, गंगापुर में भी रोजाना मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, और आपके पास में एक सुराग तक नहीं लगा आज तक, क्लू तक नहीं है आपके पास में। कौन है ये चोर? कोई बाहर के हैं? बाहर के हैं क्या? 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट है इस समय गंगापुर में। क्या पुलिस वेरिफिकेशन हुआ? क्या उन किराएदारों का, क्या कोचिंग संस्थानों से कभी रिकॉर्ड मांगा?
याद है आपको 1 साल 1.5 साल पहले की सीएलजी खमेसरा जी यहाँ आए थे, आईजी साहब, मैंने लाइव दिखाया था। सीएलजी की मीटिंग में आए, सब चाय नाश्ता करके अपने अपने घर चले गए, वादा करा हाँ साहब बिल्कुल किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे। कितनों ने करवाया? कितने व्यापारियों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए? कितने कैमरे गंगापुर के चालू है चौराहों के? ये कोई बाहर के या विदेशी नहीं है जो चोरी करने वाले हैं। ये इसी शहर में रहने वाले अवांछित वो लोग हैं, वो असामाजिक तत्व हैं जो यहां से रोजाना इन कामों को कर रहे हैं, लेकिन नोटिस में नहीं आ रहे। होना पड़ेगा। बाकी फलते हैं उनको भी शेयर किया करो। खबरनामा को तो शेयर करना ही करना है, हर रोज जम के शेयर होनी चाहिए खबरनामा की। 250-300 से ऊपर निकलना चाहिए आंकड़ा। लेकिन दिन भर जो ब्रेकिंग लगती है, दिन भर जो न्यूज लगती है, उसको भी शेयर करो अगर आपको लगता है कि हमने ऑथेंटिक खबर दी है। ठीक है, कल मिलते हैं आप सबसे। जय हिंद और जय भारत।